मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल विज़न फॉर इंग्लिश पे। आज हम शुरू करेंगे द सोल्जर का लेक्चर नंबर 2। जिन्होंने लेक्चर 1 अभी तक नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट कि वो प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 1 देख लें। कल हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था ऑथर रॉबर्ट ब्रूक के बारे में, और हमारा फर्स्ट स्टैंजा जो था 8 लाइन का वो भी हमने ख़त्म करा था। आइए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले, फिर लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने देखा था रॉबर्ट ब्रूक के बारे में। हमारे पोएट का नाम रॉबर्ट ब्रूक है। उनका जन्म जो था 1887 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1815 में हुआ था। हमारे जो पोएट है वो एक एकेडमिक फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका जन्म एकेडमिक फैमिली में हुआ था, पढ़े लिखे फैमिली से था। उनके फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा खासा था। उनके फादर जो थे हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल के। रग्बी स्कूल जो था उसके इंचार्ज थे उनके फादर। और उनका जो प्राइमरी एजुकेशन था, जो हमारे ऑथर का प्राइमरी एजुकेशन था, वो भी कंप्लीट किए थे रग्बी स्कूल से ही। और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में वो गए थे। और डब्ल्यू वेस्ट एक पोएम है, बहुत ज़्यादा फेमस पोएट थे। वो हमारे पोएट के बारे में डिस्क्राइब किए हैं, हिम एज अ हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो W.V. ईस्ट जो थे पोएट, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करे हैं कि जो हमारे पोएट है रॉबर्ट ब्रूक, वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम पर्सन थे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन थे इंग्लैंड में। और हमारे जो पोएट है, ही एज्यूम अ सिम्बॉलिक रोल व्हाट इवेंचुअली टर्न इनटू अ मैथ एंड यंग एंड ब्यूटीफुल फैलन वॉरियर। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि बहुत ज़्यादा हैंडसमेस्ट पर्सन थे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन थे वो हमारे रॉबर्ट ब्रूक। और इन्होंने वॉरियर बहुत अच्छा अपना नाम पहचान बनाया वॉरियर के थ्रू, एक योद्धा के रूप में बहुत अपना नाम पहचान बनाया। ही डाइड, जो हमारे कवि थे, वो सेप्टिसेमिया की वजह से मर गए थे। उनके डेथ हो गया था सेप्टिसेमिया की वजह से। उनका डेथ 23 अप्रैल 1915 में हुआ था। सेप्टिसेमिया होता है जब कोई भी कीड़ा काट लेता है। कीड़ा के काटने की वजह से जो जहर होती है, जो विष होता है, वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं, पूरे ब्लड में। तो वो सेप्टिसेमिया कहते हैं हम लोग उसको। और उसकी वजह से उनका डेथ हो गया था आइलैंड पे। हमारे जो रॉबर्ट ब्रूक थे वो एक नेवी पर्सन थे। नेवी में उनको जॉब लगी हुई थी। तो इसकी वजह से वो आइलैंड पे, उस समय अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थ्रू इनका डेथ हुआ था उस समय। तो उसी समय सेप्टिसेमिया की वजह से उनका डेथ हो गया था। हमारे जो पोएट है उनको सब याद करते हैं, अभी भी याद किया जाता है वॉर पोएट के थ्रू में। वॉर पोएट के लिए फेमस थे हमारे जो पोएट है रॉबर्ट ब्रूक। बहुत ज़्यादा वॉर पोएम के लिए रिमेंबर किए जाते हैं। वॉज इंस्पायर्ड पेट्रोलिज्म इन अ अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये देशभक्ति की भावना के लिए वे इंस्पायर करते थे लोगों को, देशभक्ति की भावना जगाते थे, लोगों को अवेयर कराते थे कि देशभक्ति में विश्वास रखना चाहिए, देश के प्रति अपने लिए कुछ निष्ठा रखना चाहिए, देश के लिए कुछ करने के लिए। तो उस समय बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे ये। और ये इनके अंदर पेट्रोलिज्म की भावना थी, देशभक्ति की भावना थी। His reputation chiefly rests on 5 war sonnet of which the soldier। तो इनका जो पोएम हुआ करता था, 5 वॉर सोनेट्स लिखे थे ये। सोनेट्स मतलब 14 लाइन का पोएम होता है, मैंने कल बताया था इसको डीपली। तो 14 लाइन में ख़त्म हो जाती है ये पोएम, उसको सोनेट कहते हैं। और 5 वॉर पोएम ये लिखे थे बहुत अच्छा खासा, जिसकी वजह से ये फेमस हुए थे। उस 5 में से द सोल्जर जो था वो बेस्ट था, अनडाउटेबल द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथुजियास्टिक। ये जो द सोल्जर था वो बेस्ट था, बहुत ज़्यादा ही फेमस पोएम हो चुका था उस समय से। इसमें कोई डाउट नहीं था कि ये बेस्ट है। ये बहुत ज़्यादा फेमस पोएम में आता है, और इस द सोल्जर की वजह से ये हमारे जो पोएट थे वो फेमस हुए, वॉर पोएट में इनको काउंट किया जाता है। तो ये था हमारे रॉबर्ट ब्रूक का डिस्क्रिप्शन। आइए हम देखते हैं अपना थीम ऑफ द पोएम क्या है। थीम क्या है हमारी पोएम का, द सोल्जर जो पोएम है उसका थीम क्या है। तो ये रॉबर्ट ब्रूक के थ्रू लिखा गया है। अब हम देखते हैं अपने थीम के बारे में, जानते हैं हमारा इस पोएम का थीम क्या है। द सोल्जर वॉज रिटन बाई रॉबर्ट ब्रूक इन 1914। ये जो हमारा पोएम है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रॉबर्ट ब्रूक के बारे में लिखा गया। वो 1914 में लिखे थे।
इस पोएम को रॉबर्ट ब्रूक। इन अ ट्रेडिशनल सोनेट फॉर्म, ये बहुत अच्छे ट्रेडिशनल मतलब कल्चरल वे में ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए लिखे थे सोनेट के फॉर्म में। जो सोनेट होता है हमारा वो 14 लाइन का पोएम होता है। पहला जो होता है 8 लाइन का, पहले 8 लाइन में होता है और फिर 6 लाइन्स में होते हैं। पूरा पोएट जो होता है 14 लाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं द सोल्जर, वो 14 लाइन में कंप्लीट हो जाएगी। 40 लाइन का पोएम है। देखते हैं। दिस पोएम इज़ अबाउट लव। ये जो पोएम है जो हम पढ़ने वाले हैं द सोल्जर, वो प्यार के बारे में है, प्रेम के बारे में, लव के बारे में। एंड डेथ, मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में। विच इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। और ये सब जो है लव, प्रेम, डेथ, ये सब जो है बहुत प्यारा, बहुत ही पावरफुल थिंग्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण थिंग है, बहुत ही अच्छी खासी, बहुत ही इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लव, डेथ, ये सब का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। डैट रिकॉल द फीलिंग ऑफ रीडर, जो रिकॉल करता है, जो याद दिलाता है पढ़ने वाले को, वो फीलिंग्स दिलाता है। जो लव डेथ है, जो पोएम हम पढ़ने वाले हो, उसको जो पढ़ेगा उसको फील होगा, उसको फीलिंग्स खुद आ जाएगी अपने देश के लिए, देश के प्रति फीलिंग आएगी उसको। अपनी सहनशीलता से वो अपने हर बैठे बैठे पूरे देश के बारे में सोचने लगेगा कि हाँ मुझे देश ने ये दिया, मेरी जन्मभूमि है वो ये दिया, मुझे जन्म दिया, दिस डैट। वो खुद फीलिंग्स आने लगेगी रीडर के मन में। जब हम पढ़ेंगे तो हमें भी फील होगा। डेथ एज ही इज़ अ सोल्जर गोइंग इनटू वर्ल्ड वॉर 1। तो इस पोएम में है डेथ, जो मरने का वक्त है, जो मृत्यु का वक्त है। सोल्जर इज़ गोइंग इनटू वर्ल्ड वॉर 1। तो इस पोएम में बताया कि सोल्जर जो थे, जो पोएट थे, वो वर्ल्ड वॉर में गए थे एक बार। एंड लव इन द सेंस ऑफ लविंग हिज कंट्री। और इस पोएम में इसमें बताया हुआ है एंड द लव इन द सेंस ऑफ लविंग हिज कंट्री। तो इस पोएम में बता रहा है कि जो प्यार है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो अपना प्रेम है, देश के प्रति जो प्रेम है, जो प्यार है, इस पोएम में बताया हुआ है। देशभक्ति की भावना है इस पोएम में। हमारे कवि इस पोएम में यही बताते कि एक सोल्जर है जिसको बहुत ज़्यादा देशभक्ति की भावना है, उसके मन में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा। और इस पोएम को पढ़ के जो भी पढ़ेगा इस पोएम को, उसको भी देशभक्ति की भावना आ जाएगी। और ये पोएम जो है प्यार के बारे में, मृत्यु के बारे में। तो यही था हमारा थीम, इस पोएम का थीम। कल हमने पढ़ा था द सोल्जर के फर्स्ट स्टैंजा जो था 8 लाइन का, इतना हम लोग कंप्लीट करा था। इस लाइन में कवि कहते हैं, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर सम्स कॉर्नर फॉर अ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। तो हमारी इस लाइन में कवि कहते हैं कि अगर मैं मरता हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ, अगर मेरी मृत्यु हो जाती, तो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना, सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना। डैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। तो कवि कहते हैं कि अगर जब मैं मर जाता हूँ, अगर मेरी मृत्यु हो जाती, तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना कि मैं कहीं भी मरूँ, मैटर नहीं करता किस मिट्टी पे मरूँ, किस देश में मरूँ, वो देश हो, विदेश हो, किसी भी जगह हो, मेरा देश हो, नहीं हो, मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जहाँ मेरी मृत्यु होगी, वो जो ज़मीन होगा वो इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी in that rich earth and richer dust concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flower to love her way to Rome, a body England's breathing English air। तो कवि कहते हैं कि जहाँ मैं मरूँगा, जब भी मैं मरूँगा तो मेरे बारे में सोचना। और ये मत सोचना, मतलब ये सोचना नहीं कि क्या मैटर है, क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ मरता हूँ, ये वो। जहाँ भी मैं मरूँगा, जिस मिट्टी पे भी मरूँगा, वो इंग्लैंड का हो जाएगा। और यहाँ फिर इस लाइन में कवि कहते हैं, देयर शैल बी दैट रिचर डस्ट कंसील्ड। तो कवि कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से बना है, उसमें से एक डस्ट भी है। तो वो जो डस्ट है वो इंग्लैंड का डस्ट है, इंग्लैंड के डस्ट है मेरे अंदर। और वो जो डस्ट है वो मिट्टी में मिल जाएगी, तो वो जो मिट्टी होगी, जो ज़मीन होगी, वो इंग्लैंड का हो जाएगा। अब कवि कहते हैं, द डस्ट हुम इंग्लैंड बॉर, वो धूल, वो डस्ट जो इंग्लैंड ने जन्म दिया, जो मुझे जन्म दिया, वो डस्ट जो इंग्लैंड ने शेप दिया, आकार दिया, वो डस्ट मेड अवेयर, जो मुझे अवेयर कराया, अवेयरनेस कराया, जो हमें अवेयर कराया, जीने का तरीका सिखाया है,
जो मुझे जन्म दिया, जो मुझे आकार दिया, जो मुझे अवेयर कराया, जो मुझे जीने का तरीका सिखाया। गिव वंस अ फ्लावर टू लव, वो इंग्लैंड का डस्ट जो मुझे फ्लावर दिया प्यार करने के लिए, फूल दिया। हर वे टू रोम, वो रास्ता दिया घूमने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए, वो इंग्लैंड का ही रास्ता है जो मुझे चलना सिखाया। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और ये जो शरीर है, ये जो सांस ले रही है, वो भी इंग्लैंड की हवा से सांस ले रही है, इंग्लैंड की हवा से ही सांस ले रही है। अब यहाँ पे कवि कहते हैं वॉश्ड बाय द रिवर ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम्स। तो यहाँ कवि कहते हैं वो जो डस्ट है वो भी इंग्लैंड का ही डस्ट है। जिस नदी में मैं नहाया हूँ, जिस नदी को में मैं अपना शरीर धोया हूँ, वो भी इंग्लैंड का ही है। वो भी इंग्लैंड के नदी में ही मैं नहाया हूँ, धोया हूँ शरीर को। इंग्लैंड की नदी से ही मैं सींचा हूँ। सब कुछ इंग्लैंड के नदी ही की है। ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, जो सूरज की रोशनी है, जो मुझे ताकत मिली, जो ऊर्जा मिली, जो सूरज तरासा, वो सब इंग्लैंड का ही है। जो मुझे तरासा है, जो मुझे जीने का सलीका सिखाया है, वो सब इंग्लैंड का है। तो कवि कहते हैं कि मैं मरूँ तो मुझे याद करना, मेरी मृत्यु होगी तो मुझे याद करना, ये मेरे बारे में सोचना कि मैं कहीं भी मरूँ, किसी भी भूमि पे मरूँ, मैटर नहीं करता है, लेकिन जहाँ भी मैं मरूँगा वो इंग्लैंड का हो जाएगा। और कवि बताते हैं कि जो इंग्लैंड का जो डस्ट है, वो उसी ने उनको जन्म दिया है, उसी ने उन्हें फूल दिया है प्यार करने के लिए, उसी ने उन्हें शेप दिया, आकार दिया है, उसी ने उन्हें रास्ता दिया, जीने सिखाया है, चलना सिखाया है, और उसी ने उनको नदी दी है। जो हवा है वो भी इंग्लैंड का ही दिया हुआ है, देन है। इंग्लैंड की हवा लेकर वो जिंदा है, बोलते हैं कभी। और जो सूरज है, जो रोशनी देती है, जो उनको ऊर्जा प्रदान करती है, वो भी इंग्लैंड का ही है। तो मेरी जो शरीर है, जो डस्ट है, वो कंसील्ड हो जाएगी फॉरेन प्लेन में, फील्ड में, वो इंग्लैंड का ही हो जाएगा। तो कवि ये पूरे 8 लाइन में यही बताए हैं। आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। कवि इस लाइन में बताते हैं, आइए देखते क्या बताते हैं। एंड आई थिंक दिस हर्ट एंड एविल सेड अवे, एंड आई थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे। तो कवि आगे कहते हैं और बताते हैं कि जब मेरा शरीर जो है, जब वो दूसरे देश की मिट्टी में मिल जाएगा तो क्या होगा। ऑल एविल, ऑल जो एविल है, मुझ में जितना भी बुराइयां हैं, जितना भी कमियां हैं, जो कुछ भी मैंने पाप किया है या किया हूँगा, जो भी मैंने पाप किया, जो बुराइयां मैं किया हूँ, मुझ में होगी, जितनी भी बुराइयां होगी, वो सारी की सारी विमुक्त हो जाएगी। वो सब विमुक्त हो जाएगी। जब वो मरेंगे, कवि जब मरेंगे, तब उनकी जो सारी की सारी बुराइयां होगी विमुक्त हो जाएगी, विमुक्त हो जाएगी, विकृतियों से मुक्त हो जाएगा। उनकी जो शरीर है, जो भी उनका पाप है, वो सब मिट जाएगा। वो जो कवि कहते हैं कि मैं सब जो पाप है, वो सारे पाप धुल जाएगा। और उन्होंने कहा है कि उनका जो हर्ट है, जो दिल है, वो प्योर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। उनका जो हर्ट है, जो कवि का दिल है, जो वो एकदम से फ्री हो जाएगा, कोई चीज़ का चिंता नहीं रहेगा, कोई पाप नहीं रहेगा। किस चीज़ से फ्री हो जाएगा? जो बुराइयाँ, जो एविल है, उस चीज़ से वो फ्री हो जाएंगे, उनका जो दिल है। तो वो अब देखिए आगे क्या कहते हैं। अ पल्स इन द एक्सटर्नल माइंड नो लेस गिव समवर्स बैक टू थॉट्स ऑफ इंग्लैंड्स गिवन। तो कवि कहते हैं जो उनके दिल में जो बुराइयां थी, जो उन्होंने पाप किया है, जो भी इविल किया है, जो भी था उनके दिल में, वो सब खत्म हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। और उनके जो हर्ट, जो दिल है, उनमें बचेगा क्या? तो सिर्फ उनकी भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए प्रेम बचेगा, प्यार बचेगा। अब आगे कहते हैं, अब आगे कवि कहते हैं कि वो जो हमेशा अपने देश के लोग हैं, जो उनके देश के लोग हैं, जो भी उनके देशवासी हैं, उनका जो इंटरनल माइंड है, इंटरनल जो माइंड है, जो उनके देश के लोगों का सोच है, जो थिंकिंग है, वो हमेशा उसमें बने रहेंगे।
का सोच बदलेगा नहीं, उस सोच के साथ वो भी बने रहेंगे। और आगे के कवि ने ये कहा भी है, वो कहते हैं कि देश में जो कुछ भी है, जो भी कुछ माइंड सेटअप है, जो भी उनका इंटरनल माइंड है, उनकी जो सोच है, जो थॉट्स है, वो भी इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। सब इंग्लैंड के थ्रू दिया गया है। जो भी थॉट्स है, जो माइंड सेटअप है, जो इंटरनल है, वो सब इंग्लैंड के थ्रू दिया गया है। इंग्लैंड का थॉट है, वो लोग का इंटरनल माइंड में हमेशा बने रहेंगे। जो कभी मर जाएंगे वो उनको कोई भूलेगा नहीं। उनके जो देश के जो लोग हैं, जो देशवासी है, वो हमेशा उनके माइंड में बने रहेंगे। अब लास्ट लाइन देखते हैं क्या कवि कहते हैं। हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे and laughter learnt of friends and gentleness in heart at peace under a English heaven। तो और कवि हमारे जो हैं वो लास्ट लाइन में कवि कहते हैं कि हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे। अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? जो दृश्य है, जो इंग्लैंड का दृश्य है, जो भी उन्होंने इंग्लैंड से सीखा है, जो देखा है इंग्लैंड में, जो भी दृश्य है, जो भी नेचर है, जो भी उनका जो आसपास का वातावरण है, जो भी है, लाफ्टर लर्न फ्रॉम फ्रेंड, वो जो आवाज़ें हैं, जो दोस्त की आवाज़ें हैं, जो हंसी है दोस्त की, जो आवाज़ें मुझको दी है, जो इंग्लैंड ने उनको आवाज़ें दी हैं, जो भी आवाज़ दिए, साउंड्स दिए हैं, ड्रीम्स दिए, सपना दिए, वो सब इंग्लैंड का देन है। जो खुशी है उनकी इंग्लैंड की दी हुई है। इंग्लैंड की खुशी है, वो जो जी रहे हैं, जो खुश है अभी, वो इंग्लैंड की दी हुई है। जो भी कुछ है, जो हंसी है, ड्रीम्स है, ये सब इंग्लैंड का दिया हुआ है। तो क्या होगा? जो दृश्य है, जो इंग्लैंड के थ्रू दिया गया है कवि को, वो नज़ारे दिए हैं, इंग्लैंड ने उनको नज़ारे दिए हैं। जो आवाज़ें उनको उनकी दोस्त से मिली है, जो अपने फ्रेंड्स से सीखे हैं, जो भी है, जो दोस्त की आवाज़ है, जो हंसी मजाक उन्होंने दोस्त के साथ किए हैं, वो सब उन्होंने इंग्लैंड ने दी है। जो भी उनकी विनम्रता है, जो जेंटलनेस है उनकी, वो भी इंग्लैंड ने दी है। विनम्रता जो है, जेंटलनेस, विनम्रता जो है, वो इंग्लैंड का ही देन है। जो उन्होंने पाई है, खुशी पाई है, साउंड पाई है, ड्रीम्स पाई है, सब इंग्लैंड का दिया हुआ है। कुछ भी उनका इधर उधर का नहीं है, सब इंग्लैंड का, क्योंकि उनकी जो जन्म हुई है वो इंग्लैंड में हुई है। अपनी इस इंग्लैंड की धरती से उन्होंने सब कुछ सीखा है, इस इंग्लैंड की धरती से ही सीखा है। जो शांति है, इन हर्ट एट पीस, वो कहते हैं इन हर्ट एट पीस अंडर इंग्लैंड हेवन। जो शांति है, जो खुशी है, जो उन्होंने पाई है, खुशी, शांति, सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो इंग्लैंड के देन है, इंग्लैंड का दिया हुआ। और वो सारी चीज़ें उन्होंने इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड के जो हेवन है उसके नीचे सीखी है। इंग्लैंड के थ्रू उन्होंने सब कुछ सीखी है। खुशी से भर देगी। जो ये सब ड्रीम्स है, जो शांति है, जो जेंटलनेस है, विनम्रता है, जो फ्रेंड के साथ हंसी मजाक किए हैं, जो भी खुशी है, जो हैप्पीनेस है, जो सपना, ये सब इंग्लैंड का दिया हुआ है। और सपना के रूप, और ये जो कवि कहते हैं, ये सब जो भी है वो सब यादें उनको खुशी से भर देगी मरने के बाद, और सपना के रूप में उभरेगी। ये सारे जो चीज़ है वो सब सपना के रूप में उनको उभरेगी। तो ऐसे ये सारी बातें कवि हमें बताती हैं कि उनका जो दिल है, जो हर्ट है, जो भी वो ऑल इवेल, जो इवेल है, जो पाप है उन्होंने किया होगा, जो भी बुराइयाँ उनमें होगी, वो सब मरने के बाद सब खत्म हो जाएगी। जब वो मिट्टी में मिलेंगे तो सब खत्म हो जाएगी। और उनके जो देश के जो लोग हैं, जो देशवासी, उनका जो सोच है, जो थिंकिंग है, जो इंटरनल माइंड है, उस सब में जो है वो भी हमारे पोएट के अंदर रहेगी। और पोएट का जो इंटरनल माइंड ये सब है वो सब अपने देशवासियों के अंदर रहेगी। जो थॉट है, इंग्लैंड का जो थॉट है, ये सब कभी छोड़ेंगे नहीं, मरने के बाद भी उनको याद रहेगा।
हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स, जो उनका ड्रीम्स है, जो आवाज़ें हैं, जो खुशी है, जो उन्होंने अपने समय जो बिताया अपने दोस्त के साथ, वो भी इंग्लैंड का ही दिया हुआ है। जो विनम्रता है, जो शांति, सब इंग्लैंड के थ्रू दिया गया। और वो मरने के बाद ये सारी चीज़ों को याद करके खुशी फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, और ये सब चीज़ें उनकी खुशी से भर देगी और सपना के रूप में, ड्रीम के रूप में उनको उभरेगी। तो यही सब सारी बातें कवि ने हमें बताई है इस पोयम में। तो कवि इस पोयम से हमें बताते हैं, समझाते हैं कि अगर एक सोल्जर की डेथ होती है, अगर किसी सोल्जर की मृत्यु होती है, तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी मरेगा वो धरती हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, जो सोल्जर है उसका हो जाएगा, उसके देश का हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। तो हमें कभी यही समझाते हैं, और यहीं पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। इसके आगे फिर हम नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सकें। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।